इस वीडियो में हम देखेंगे आरएएस मेंस के पेपर 1 की यूनिट 3 के खंड स जो है लेखांकन और अंकेक्षण यानी अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। इस सब्जेक्ट में कुल 11 टॉपिक हैं। लेखांकन की दोहरा लेखा प्रणाली का सामान्य ज्ञान, वित्तीय विवरण विश्लेषण की तकनीकें, उत्तरदायित्व और सामाजिक लेखांकन, अंकेक्षण का अर्थ और उद्देश्य, सामाजिक निष्पत्ति एवं दक्षता अंकेक्षण, सरकारी अंकेक्षण की प्रारंभिक जानकारी, निष्पादन बजट, शून्य आधारित बजट की सामान्य जानकारी। पहला टॉपिक है लेखांकन या ऑडिटिंग। व्यवसाय में निरंतर व्यवसायिक गतिविधियां होती रहती हैं। मानव बुद्धि की अंतर्निहित सीमा के कारण प्रत्येक गतिविधि को याद रखना संभव नहीं है, अतः प्रत्येक लेन देन को लिखकर रखा जाता है। लिखने की यह कला लेखांकन कहलाती है। लेखांकन निम्न चरणों में पूरा होता है: अभिलेखन, वर्गीकरण, संक्षिप्तीकरण और प्रस्तुतिकरण, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन, प्रेजेंटेशन। अगला टॉपिक है वित्तीय विवरण। लेखांकन के अंतिम चरण में इन्हें बनाया जाता है। इन्हें लेखांकन का सार भी कहा जाता है क्योंकि इसके बाद लेखांकन पूरा हो जाता है, इसलिए इन्हें अंतिम खाते भी कहा जाता है। प्रत्येक व्यवसाय के परिणाम जो कि लाभ हानि होती है और वित्तीय स्थिति की जानकारी चाहता है, अतः इसी उद्देश्य से वित्तीय विवरण बनाए जाते हैं। अकाउंट स्टेटमेंट मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक तो लाभ हानि खाता, दूसरा बैलेंस शीट। लाभ हानि खाता एक पूर्व निर्धारित समय अवधि में व्यवसाय का परिणाम ज्ञात करने के लिए इसे बनाया जाता है। बैलेंस शीट यह व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का एक विवरण है। इस विवरण में एक पक्ष में व्यवसाय के दायित्व, दूसरे पक्ष में संपत्तियां लिखी जाती हैं। दोनों पक्षों का योग सदैव बराबर रहता है। इसे एक निर्धारित समय बिंदु पर बनाया जाता है। अगला टॉपिक है दोहरा लेखा प्रणाली। लेखा प्रणाली मुख्यतः दो प्रकार की होती है: इकहरा लेखा प्रणाली, दोहरा लेखा प्रणाली। इकहरा लेखा प्रणाली, इस प्रणाली के अनुसार प्रत्येक व्यवसाय लेन देन का एक ही पक्ष होता है, इसलिए प्रत्येक लेन देन को लेखा पुस्तकों में एक स्थान पर लिखा जाता है। एग्जाम्पल है सरकारी लेखांकन। दोहरा लेखा प्रणाली, इस प्रणाली के अनुसार प्रत्येक व्यवसाय लेन देन के कम से कम दो पक्ष होते हैं, इसलिए प्रत्येक लेन देन को लेखा पुस्तकों में दो स्थान पर लिखा जाता है। एग्जाम्पल है कंपनी द्वारा वेतन चुकाना, जो कि वेतन खाते में और नगद खाते में लिखा जाएगा। दोहरा लेखा प्रणाली के जनक लूका पेसियोली को माना जाता है। अगला टॉपिक है विश्लेषण। वित्तीय विवरण व्यवसाय के लाभ, हानि, संपत्ति, दायित्व की जानकारी देते हैं, लेकिन दूसरे व्यवसायों की तुलना में या स्वयं की तुलना में उत्पादकता में सुधार, प्रदर्शन में सुधार की जानकारी नहीं दे पाता। इसलिए वित्तीय विवरणों का विश्लेषण किया जाता है। वित्तीय विवरण विश्लेषण के प्रकारों को हम प्रयुक्त सूचना के आधार पर या कार्यात्मकता या प्रकृति के आधार पर देख सकते हैं। सूचना के आधार पर देखेंगे तो आंतरिक या बाहरी विश्लेषण हो सकता है। प्रकृति के आधार पर देखेंगे तो लंबवत या क्षैतिज विश्लेषण हो सकता है। आंतरिक विश्लेषण ऐसी सूचनाएं जो व्यवसाय के आंतरिक व्यक्तियों जैसे प्रबंधन, कर्मचारियों, मालिकों आदि को उपलब्ध हो के आधार पर किया गया विश्लेषण आंतरिक विश्लेषण होता है, जैसे मैनेजर द्वारा किया गया। दूसरा है बाहरी विश्लेषण। व्यवसाय द्वारा प्रकाशित सूचनाओं के आधार पर बाहरी व्यक्तियों द्वारा किया गया विश्लेषण बाहरी विश्लेषण होता है, जैसे कर विभाग द्वारा, बैंक द्वारा, भावी निवेशक द्वारा। अगला है लंबवत विश्लेषण। एक व्यवसाय के एक ही वर्ष के आंकड़ों का विश्लेषण लंबवत विश्लेषण कहलाता है। क्षैतिज विश्लेषण एक से अधिक कंपनी या एक से अधिक वर्ष के आंकड़ों का विश्लेषण क्षैतिज विश्लेषण कहलाता है। अगला टॉपिक है वित्तीय विवरण विश्लेषण की तकनीकें, जिसमें है सम विच्छेद बिंदु विश्लेषण, अनुपात विश्लेषण, रोकड़ प्रवाह विश्लेषण, कोष प्रवाह विश्लेषण, समानाकर वित्तीय विवरण, तुलनात्मक वित्तीय विवरण, प्रवृत्ति विश्लेषण। अगला टॉपिक है सम विच्छेद बिंदु। यह ऐसी मात्रा है जहां पर व्यवसाय की सभी लागतें विक्रय मूल्य से पूरी कर ली जाती हैं, अर्थात इस बिंदु पर लाभ या हानि शून्य होता है। इसके ऊपर प्रत्येक इकाई का विक्रय लाभप्रद होता है और इसके नीचे सदैव हानि होती है। लागतों को दो भागों में बांटा जाता है: स्थायी लागतें और परिवर्तनशील लागतें। ऐसी लागत जो उत्पादन या विक्रय के मात्रा से प्रभावित नहीं होती, अर्थात यह विक्रय के सभी स्तर पर समान रहती हैं, जैसे किराए की लागत। परिवर्तनशील लागत ऐसी लागत जो उत्पादन की प्रत्येक इकाई के साथ परिवर्तित होती हैं, जैसे कच्चे माल की लागत। ब्रेक इवन पॉइंट सम विच्छेद बिंदु का सूत्र में ऊपर तो आएगा स्थायी लागत, नीचे आएगा विक्रय मूल्य प्रति इकाई माइनस परिवर्तनशील लागत प्रति इकाई। अगला है अनुपात विश्लेषण। दो आंकड़ों के बीच गणितीय संबंध स्थापित करने के लिए अनुपात विश्लेषण किया जाता है। लेखांकन अनुपात प्रयोग की गई सूचनाओं के आधार पर निम्न प्रकार की होती हैं: लाभ हानि खाता अनुपात, बैलेंस शीट अनुपात, अंतः विवरण अनुपात। कार्यात्मकता या प्रकृति के आधार पर देखें तो अनुपात होते हैं लाभदायकता अनुपात, तरलता अनुपात, पूंजी संरचना अनुपात, क्रियाशीलता अनुपात, आवृत अनुपात, बाजार जांच अनुपात। अगला है प्रवृत्ति विश्लेषण। यह विश्लेषण घटने या बढ़ने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। यह चित्रात्मक विश्लेषण है। यदि एक साथ
कई वर्षों के आंकड़ों का विश्लेषण करना हो तो इसका उपयोग किया जाता है, जैसे पिछले 10 वर्षों में जनसंख्या वृद्धि के आंकड़ों को मापना हो। अगला है तुलनात्मक वित्तीय विवरण। यह एक प्रकार का क्षैतिज विश्लेषण है। इसका उपयोग एक से अधिक व्यक्तियों या एक से अधिक संस्थाओं के आंकड़ों का विश्लेषण के लिए किया जाता है, जैसे व्यय और आय का ब्यौरा, 2020 से 2021 के बीच का अंतर, 2020 से 2021 के बीच में तुलना की जाती है। अगला है समानाकर वित्तीय विश्लेषण। यह लंबवत विश्लेषण का एक प्रकार है। इसका प्रयोग एक संस्था, एक वर्ष के आंकड़ों के विश्लेषण के लिए किया जाता है। वित्तीय विवरण के किसी एक आंकड़े को आधार बनाया जाता है, अन्य सभी को उसके प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसे व्यय है, उनका प्रतिशत है, आय है, उनका प्रतिशत है। अगला है रोकड़ प्रवाह विश्लेषण। नकद किसी व्यापार में अत्यंत महत्वपूर्ण संपत्ति होता है, इसलिए उस पर सघन नियंत्रण और विश्लेषण आवश्यक है। नकद विश्लेषण के लिए रोकड़ प्रवाह विश्लेषण बनाया जाता है। अगला है कोष प्रवाह विश्लेषण। ऊपर वाला रोकड़ प्रवाह विश्लेषण केवल नकद लेन देन का विश्लेषण करता है, अर्थात गैर नकद लेन देन विश्लेषण से छूट जाते हैं। अतः नकद और गैर नकद सभी लेन देनों को शामिल करते हुए कोष प्रवाह विश्लेषण बनाया जाता है। अगला टॉपिक है कार्यशील पूंजी। व्यापार की पूंजी का वह भाग जिसे व्यापारी दैनिक कार्यों के लिए रखता है, कार्यशील पूंजी कहलाती है। अगला टॉपिक है अंकेक्षण या ऑडिटिंग। अंकेक्षण एक स्वतंत्र निष्पक्ष जांच है जिसमें बाहरी व्यक्ति वित्तीय विवरणों में दी गई सूचनाओं और अन्य लेखा पुस्तकों की जांच करता है। जांच के बाद वह अंकेक्षण रिपोर्ट के रूप में अपनी राय प्रकट करता है, जिसमें वह यह बताता है उसकी राय में लेखा विवरणों में दी गई सूचनाएं सत्य और उचित है या नहीं। अंकेक्षण के लाभ या उद्देश्य क्या हैं? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच करवाना, त्रुटियों का पता लगाना, छल कपट गबन आदि का पता लगाना, कानूनों की अनुपालना की जांच करना, भविष्य में गलतियां होने से रोकना, कमजोर क्षेत्रों का पता लगाना, बाहरी व्यक्तियों का विश्वास बढ़ाना। अंकेक्षण के प्रकार समय के आधार पर देखें तो अंतिम, अंतरिम और सतत अंकेक्षण होता है। अंतिम अंकेक्षण वित्त वर्ष के समापन के बाद होने वाला अंकेक्षण होता है। अंतरिम अंकेक्षण 2 अवधि के बीच में होने वाला अंकेक्षण है। सतत अंकेक्षण जो पूरे वर्ष चलने वाला अंकेक्षण होता है। प्रकृति के आधार पर देखें तो बाहरी या आंतरिक अंकेक्षण होता है। बाहरी अंकेक्षण को वैधानिक अंकेक्षण भी कहा जाता है। यह किसी स्वतंत्र और निष्पक्ष बाहरी पेशेवर व्यक्ति द्वारा किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य वित्तीय विवरणों की सत्यता और उचितता जानना होता है। यह किसी कानून के अंतर्गत होना आवश्यक होता है, जैसे भारत में कंपनीज एक्ट के अंतर्गत प्रत्येक कंपनी का अंकेक्षण करना अनिवार्य है। अंकेक्षक की रिपोर्ट अंशधारी या स्वामियों को दी जाती है। आंतरिक अंकेक्षण, यह अंकेक्षण कंपनी के कर्मचारियों, भूतपूर्व कर्मचारियों, पेशेवर व्यक्तियों द्वारा भी किया जा सकता है। इसका उद्देश्य व्यवसाय की आंतरिक नीतियों और नियमों की अनुपालना की जांच करना होता है। इस अंकेक्षण की रिपोर्ट प्रबंधकों या निदेशक मंडल को दी जाती है। सामान्यतः यह ऐच्छिक अंकेक्षण होता है। अगला टॉपिक है सरकारी अंकेक्षण। सरकारी क्षेत्र में 2 प्रकार का हो सकता है। पहला है सरकारी कंपनियों में। सरकारी कंपनियों पर भी कंपनी अधिनियम लागू होता है, इसलिए उन्हें भी निम्न अंकेक्षण से गुजरना पड़ता है: आंतरिक अंकेक्षण, वैधानिक अंकेक्षण और कैग का अंकेक्षण, CAG का अंकेक्षण। दूसरा है सरकारी विभाग। सरकारी विभागों में सामान्यतः 2 अंकेक्षण होते हैं, एक आंतरिक अंकेक्षण, दूसरा है CAG द्वारा अंकेक्षण। आंतरिक अंकेक्षण, यह अंकेक्षण सामान्यतः विभागीय कर्मचारियों द्वारा सरकार द्वारा गठित अंकेक्षण टीम द्वारा किया जाता है। इस अंकेक्षण का उद्देश्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों की अनुपालना की जांच होता है, जैसे अवकाश संबंधी नियम जांचना, चिकित्सा, व्यय, खरीद आदि पे खर्च को देखना। कैग द्वारा अंकेक्षण, इसे परफॉर्मेंस ऑडिट या प्रदर्शन अंकेक्षण भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य गलती ढूंढना या आंतरिक नियमों की अनुपालना करना नहीं होता है। इसका उद्देश्य यह जांचना होता है कि करदाताओं के धन को मितव्ययतापूर्ण और पूर्ण कुशलता से उपयोग किया गया है या नहीं, अर्थात बिना धन व्यर्थ किए सर्वश्रेष्ठ जन कल्याण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। सामान्यतः CAG अंकेक्षण को 2 भागों में बांटा जाता है, एक प्रदर्शन अंकेक्षण, दूसरा रेगुलेटरी या विनियामक अंकेक्षण। सरकारी विभाग अपने सभी व्यय की सूचना निरंतर रूप से स्थानीय AG कार्यालय को भेजते हैं और माह के अंत में CAG द्वारा बनाए गए लेखों को विभागीय लेखों से मिलान करवाया जाता है, जिसे अंक मिलान कहते हैं। CAG की रिपोर्ट केंद्र सरकार संसद में रखवाती है, जिसे लोक लेखा समिति जांचती है। राज्य लेवल पर राज्य सरकार विधानसभा में रखवाती है। अगला टॉपिक है सामाजिक लेखांकन या सामाजिक अंकेक्षण। प्राचीन अवधारणा में अधिकतम लाभार्जन व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य माना जाता था, लेकिन आधुनिक अवधारणा में व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य सामाजिक कल्याण को माना जाता है, अर्थात व्यवसाय को अपने आर्थिक उद्देश्य को और सामाजिक उद्देश्य को इस प्रकार क्रियान्वित करना चाहिए जिससे दोनों की अधिकतम उपलब्धि सुनिश्चित हो सके। व्यवसाय अपने आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के दौरान विभिन्न प्रकार से समाज को क्षति पहुंचाता है, जिसे व्यवसाय की सामाजिक लागत कहा जाता है, जैसे प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, पर्यावरण प्रदूषण, कर्मचारियों के सामाजिक और पारिवारिक जीवन को क्षति,
कर्मचारियों के स्वास्थ्य को क्षति आदि। अतः बदले में व्यवसाय को समाज कल्याण के कार्य करने चाहिए, जिसे व्यवसाय का सामाजिक दायित्व कहा जाता है। व्यवसाय की सामाजिक लागत और व्यवसाय द्वारा किए गए कल्याण के कार्यों का लेखांकन, उनकी पर्याप्तता की जांच सामाजिक लेखांकन और अंकेक्षण कहलाती है। इसके अंतर्गत किए गए कल्याणकारी कार्यों का समाज पर प्रभाव भी विश्लेषित किया जाता है। इसे गैर वित्तीय लेखांकन, नॉन फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी कहा जाता है। सामाजिक लेखांकन में CSR भी आता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, निगम सामाजिक उत्तरदायित्व। ईरानी समिति की रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 2013 में कंपनीज एक्ट में बदलाव करके इसमें CSR को जोड़ा गया। इसके अनुसार ऐसी कंपनी जिसकी संपदा या नेटवर्थ 500 करोड़ रुपए से ज्यादा हो, या बिक्री 1000 करोड़ से ज्यादा हो, या एक वर्ष में शुद्ध लाभ 5 करोड़ से ज्यादा हो, तो उसे पिछले 3 साल में अर्जित लाभ के औसत का 2% सामाजिक उत्तरदायित्व पर खर्च करना आवश्यक है। अगला टॉपिक है उत्तरदायित्व लेखांकन या अंकेक्षण। यह प्रबंधन लेखांकन की एक विधि है। इस विधि में व्यवसाय की सभी क्रियाओं को अलग अलग उत्तरदायित्व केंद्रों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक उत्तरदायित्व केंद्र के लिए लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किसी व्यक्ति या व्यक्ति के समूह को जिम्मेदार बनाया जाता है। एक अवधि के बाद इन लक्ष्यों की तुलना वास्तविक परिणामों से की जाती है और विचलन पाए जाने पर सुधारात्मक कदम उठाए जाते हैं। उत्तरदायित्व केंद्र मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: लागत केंद्र, लाभ केंद्र या विनियोग केंद्र। उत्तरदायित्व लेखांकन या अंकेक्षण के लाभ क्या हैं? व्यवसाय के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना, व्यवसाय की व्यर्थ लागत को रोका जा सकता है, व्यवसाय में बिना विक्रय बढ़ाए आय में वृद्धि की जा सकती है, व्यवसाय में लाभार्जन और कार्यकुशलता बढ़ सकती है। कमियां क्या हैं? यह एक जटिल प्रणाली है जिसे लागू करना कठिन है, लागू करने की लागत भी अधिक होती है, हर व्यवसाय में इसे लागू नहीं किया जा सकता। अगला टॉपिक है दक्षता अंकेक्षण। दक्षता अंकेक्षण सामान्यतः एक ऐसा अंकेक्षण है जिसमें कि संस्था या विभाग के संसाधनों को उपयोग करने की दक्षता मापी जाती है, अर्थात संसाधनों के प्रयोग में मितव्ययता और कार्यकुशलता को जांचा जाता है। CAG द्वारा किया गया अंकेक्षण दक्षता अंकेक्षण कहलाता है। अगला टॉपिक है परफॉर्मेंस बजट। यह बजट सामान्यतः सरकार और मंत्रालय के स्तर पर प्रयोग किया जाता है। इस बजट में आवंटित संसाधनों की अपेक्षित भौतिक परिणामों से तुलना की जाती है। भारत में विभाग या मंत्रालय द्वारा आउटकम बजट बनाया जाता है, जिसमें वह आवंटित संसाधनों और किए गए कार्यों की तुलना की जाती है। विभिन्न आउटकम बजटों को मिलाकर सरकार के स्तर पर तैयार किया गया बजट परफॉर्मेंस बजट कहलाता है। अगला टॉपिक है शून्य आधारित बजट। इस तकनीक में प्रत्येक वर्ष का बजट शून्य आधार से प्रारंभ किया जाता है, अर्थात गत वर्षों के आवंटित संसाधनों और उनके परिणामों का वर्तमान वर्ष पर कोई प्रभाव नहीं होता। इस प्रकार भावी बजटों का भी कोई संबंध नहीं होता। इस विधि में वर्तमान वर्ष में मांगे गए प्रत्येक संसाधनों का औचित्य बताना होता है।